चीफ गेस्ट, मैं चीफ गेस्ट नहीं हूँ, ना ही गेस्ट हूँ। आप मेंबर हैं। आपके क्लब का मेंबर हूँ और आपके क्लब का ऑनरेबल मेंबर हूँ। आई फील प्राउड टू बी द मेंबर ऑफ योर क्लब, सो इट्स बेटर टू not to call me guest, not to call me chief guest, but an ordinary humble member. जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा, फैमिली लॉ। फैमिली लॉ पे बोलने के पहले मैं 2 मिनट आपको इंडिया ले जाना चाहूंगा। भारत में क्या होता है कि दीवानी सिविल लॉ है, फौजदारी क्रिमिनल लॉ है, वहां पर रियल एस्टेट होती नहीं है। रजिस्ट्रियां जो भी होती हैं, जैसे जैसे यहाँ हम लोग रियल एस्टेट बहुत बड़ी प्रैक्टिस मानते हैं, बहुत लॉयरों के लिए आमदनी का जरिया मानते हैं, ग्राहकों के लिए, सेलर के लिए, परचेजर के लिए एक बहुत दुविधा और बड़ा एम्बैरेसिंग कंडीशन होती हैं। इंडिया में रियल एस्टेट प्रैक्टिस नहीं होती। पेशकार को, बाबू को, चपरासी को पैसे दे दिए जाते हैं, वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वो कॉपियां बना के दे देता है, पेशकार महोदय के पैसे दे दिए जाते हैं वहां पर जो भी तय हुआ हो, और वो कहता है 3 दिन बाद आके ले जाना। 3 दिन बाद सारे ठप्पे मोहर लग के डीड मिल जाती है, 20-22 पन्ने की परचेज डीड होती है। ऐसे ही वहां फौजदारी क्रिमिनल। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, कनाडा में सिविल लॉ जो दीवानी का वकील जैसे बोलते थे, उसको यहां डिवाइड कर दिया तमाम सारे हिस्सों में। कॉर्पोरेट लॉ, डूइंग विद द बिजनेस एंड द कॉर्पोरेशंस, इट इज अ डिफरेंट फील्ड। सिविल लॉ, dispute between you and me, agreement, contract, any sort of a thing which we want to execute, that is civil. Family law, घर घर की कहानी, घर पे इनहेरिटेंस, घर पे शादी, घर पे डिवोर्स, घर पे बच्चे का अधिकार, घर पे सक्सेशन, वो सारे फैमिली लॉ में आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पर्सनल इंजरी अलग से किया गया कि गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कुत्ते ने काट लिया, स्लिप एंड फॉल हुआ, लाइक ऑल दोस। तो आज का टॉपिक अध्यक्ष महोदय ने जैसा कहा, फैमिली लॉ। फैमिली लॉ वैसे तो बहुत बृहद सब्जेक्ट है और हम आप सब फैमिली लॉ से प्रतिदिन, हर रोज एक तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। फैमिली लॉ में बेसिकली जो कनाडा की पोजीशन है और जो कनाडा के संदर्भ में कनाडा के संदर्भ में जो है, बेसिकली इनहेरिटेंस एंड डिवोर्सेस। लॉयर हूं, क्या करूं, मेरे पास डिवोर्सेस की बहुत फाइलें आती हैं और मजबूरी ये है कि मैं लॉयर हूं, घास से जारी करूंगा तो घोड़ा खाएगा क्या। कोशिश करता हूं समझाने की हस्बैंड को, वाइफ को, जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि भाई आज तो आप लोग डिवोर्स लेने जा रहे हो, डिवोर्स आपका हो जाएगा। आपने कोई गर्लफ्रेंड देख रखी होगी, लेडी ने कोई बॉयफ्रेंड देख रखा होगा, वो दोबारा शादी भी कर लेंगे। लेकिन जब बच्चे पूछेंगे कि मेरे माँ कहाँ है या मेरे पिता कहाँ है, तब तुम क्या जवाब दोगे? उनके पास कोई जवाब नहीं होता, उनके पास कोई जवाब नहीं। हेलो, उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता और वो अपनी दुनिया में रमे होते हैं, हस्बैंड महोदय, लेडी अपनी दुनिया में रमी होती है और यहां पर निशुल्क, बगैर मांगे
सलाह देने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं, जो कि घर में भाई हर घर में हस्बैंड वाइफ की थोड़ी बहुत कहानी होती रहती है, कुछ खटपट होती रहती है, चार बर्तन हैं आपस में खटकते हैं, लेकिन उसमें उस हस्बैंड ने ऐसा कैसे कह दिया, वाइफ अपने आप को समझती क्या है, वाइफ ने ऐसा कैसे कह दिया। तो कहने का मतलब कि घी में आग लगाने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं बजाय कि एक म्यूचुअल एप्रिसिएशन, म्यूचुअल रियलाइजेशन, म्यूचुअल एडजस्टमेंट, कैरिंग ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द हस्बैंड वाइफ इज टोटली डिवॉइड ऑफ। और हम ही आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस में है, मार्केट में है, बहन जी क्या हुआ, अरे बहन जी मैं होती तो मैं तो अभी तब तक ये कर देती, अरे भाई साहब आप क्यों बेकार कर रहे हैं, आपकी तो अभी उम्र ही क्या है, आपको तो तमाम मिलेगी नहीं, वैसे मेरी व्यवस्था है, आई ऑलरेडी हैव माय वन गर्लफ्रेंड बट आई एम लुकिंग फॉर समवन बेटर। Same way, it is a story for the both, and they totally lack the mutual recognition, appreciation of the services which the other part is offering. इंडिया में कहा जाता है, खासतौर से हिंदू फिलॉसफी में, 7 जन्म का रिश्ता। स्त्री को, पत्नी को बेटर हाफ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे बेटर हाफ के बजाय वो बिटर हाफ में कन्वर्ट हो जाती है, या हस्बैंड है वो बिटर हाफ में कन्वर्ट हो जाता है। इंडिया और कनाडा में एक बेसिक डिफरेंस है डिवोर्स पे। इंडिया में अगर वाइफ डिवोर्स ना देना चाहे या हस्बैंड डिवोर्स ना देना चाहे तो ऐसा कर सकता है कि वो डिवोर्स नहीं दे और 10-10 साल मुकदमे चलते रहें और आपका डिवोर्स ना हो। यहाँ पर 1 साल का डिवोर्स होता है, हस्बैंड की कोई मर्जी हो या ना मर्जी हो, यू बी विद मी, यू आर विदाउट, यू बी विदाउट मी, इफ आई वांट टू हैव द डिवोर्स आई विल हैव इट एंड यू हैव टू गिव इट। देयर इज नो अथॉरिटी हियर टू डिनाई द डिवोर्स। इफ यू वांट यू कैन। There are certain conditions. Basically, there are 3 conditions on which any other partner can claim a divorce. First of all, 1 साल से husband और wife के रूप में ना रह रहे हो. So if they are separated or they are deemed to be separated, they may be living in the very same house, but if they are not living as a husband and wife, पति पत्नी के तरीके से नहीं रह रहे हैं, तो from the day venture the 365 days have been completed, you can ask for divorce and you will be granted divorce. उसका प्रूफ कैसे मिलता है? जी उसका प्रूफ कैसे मिलेगा? बहुत प्रूफ। I'm not joking. No. I'll come to that. I'm serious. I'll come to that. So this was the one which we call कि husband wife relationship साल भर से नहीं है, साल भर का पीरियड हो गया। So first was which we call the separation period. Second thing is adultery, which is very difficult to prove for your question. If husband is having a lady friend or the lady is having a boyfriend and they are in an adulterous situation or the relationship, it is really very hard to prove that someone is doing adultery or is not faithful to me or her. Fine, there are the things which can still be proved into, but that is very costly, hiring the private espionage, private जासूस, उनके पीछे लगाइए, उनको देखिए, उनको रंगे हाथ पकड़िए, उनके फोटोग्राफ लीजिए, टेप रिकॉर्डिंग कीजिए, all that prove it true, and then go to the court. So that is second is adultery. Third is violent behavior. Violent behavior means
causing physical harm. हस्बैंड ने वाइफ को झापड़ मार दिया, वाइफ ने हस्बैंड को झापड़ मार दिया. This can be a instance for getting a divorce. फिजिकल अब्यूज के साथ साथ साइकोलॉजिकल अब्यूज भी शामिल है. साइकोलॉजिकल अब्यूज मीन्स मैंने तुमसे ऐसा कहा था, तुमने ऐसा नहीं किया, मुझको बहुत कष्ट हुआ. तुम्हारे भाई ने ऐसा कहा, तुम्हारे पिता ने ऐसा कहा, तुमको ये करना था, हमारा तुम्हारा ये तय हुआ था, तुमने ये नहीं किया. So he is putting into the mind something which disturbs your day-to-day working. Psychological abuse. या किसी बात पे ताने मारना और repeat it and repeat it. Now coming to Adam, your question, separation. So these were the three separation: adultery and the physical abuse. She did ask, how do we prove? It's very simple. It is not a sexual intercourse which is required in truth. It is you not doing the laundry for the husband, husband not doing the laundry for you, you not being taken to the dinner by the husband, husband not taking you to the dinner, husband not buying the grocery for you and not you not being buying the grocery for him. You may be living in the very same house. You doing your own cooking, I am doing my own cooking. I am not giving you a single penny, you are not giving me a single penny. We may be living in a single house. So we both are separate. And this can be easily proved by the bank accounts, by the photographs, by I myself doing the laundry for myself, my clothes, you doing your laundry and your clothes. I am going alone for dinner, or I am going with my friends to the dinner. You going with your friends and dinner. You are not coming to pick me from my job. I am not coming to pick you from your job or drop you a job. So these are the instances where we can very well prove it. These three are the reasons for the divorce which one can have here in Canada. But this seems to be very easy. Fine, and I decided not to live with you or not to have a relationship with you. And for 1 year, and after 1 year, I can get a divorce. Things are not so simple. In the divorce, if you had a marriage more than of 1 year, whether you were married in India, Hindi. आप डिवोर्स, जो मैंने कहा 3 चीजें, सेपरेशन, एडल्ट्री, फिजिकल अब्यूज, सुनने में बड़ा आसान था, बड़ा इजी डिवोर्स है, मैं आपके साथ 1 साल नहीं रहता और मैं 1 साल बाद 366वें दिन डिवोर्स एप्लीकेशन फाइल कर देता हूं. फाइन. यू आर इंटाइटल्ड टू by these 3 reasons which any of the happening, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज हुई है तो आप entitled हैं. डिवोर्स हो जाएगा ये जरूरी नहीं है. The moment you file an application, if the other party also agrees, then it is a mutual divorce, which we say jointly that me and the husband both decided into that fine, आप अपने घर, हम अपने घर, हमारी आपकी नहीं मिलती और हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग अलग रहेंगे, हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे ऑफिशियली. तो दिस इज अ जॉइंट डिवोर्स एप्लीकेशन. ये करीब 6 महीने के अंदर मिल जाती है. दोनों लोग साइन करते हैं, दोनों लोगों की एप्लीकेशन होती है. लेकिन डिवोर्स के लिए दोनों लोगों का लॉयर होना जरूरी है. लेडी का लॉयर होना जरूरी है, हस्बैंड का लॉयर होना जरूरी है, जिससे कि उसको प्रॉस एंड कॉन्स लॉयर ने एक्सप्लेन कर दिए थे. बाय जब वो लेडी ज्वाइंट डिवोर्स एप्लीकेशन पे डिस्कस कर रही है तो उसने समझ लिया था अच्छी तरीके से, जिस भाषा में वो समझती है कि क्या प्रॉस हैं क्या कॉन्स हैं. कल के बाद हस्बैंड से हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा.
तो आम बार होता है कि हस्बैंड कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, बीवी कहती मैं तो डिवोर्स नहीं देती। तो इट मींस इट इज ए कंटेस्टेड। बीवी कहती मैं डिवोर्स नहीं देती का मतलब ये नहीं कि मैं आपको डिवोर्स नहीं देती। डिवोर्स का मतलब है कि इसके एवज में मैं ये चाहती हूं, तो वो डिवोर्स उसे देना पड़ेगा सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। कंडीशन सबसे बड़ी चीज यहां पर है, हस्बैंड की जो भी जायदाद, जो भी आमदनी, जो भी रुपया पैसा, बैंक लॉकर, सोना गहना, पेंशन जो भी है, वाइफ का 50% का उस पर राइट है। उसको यहां पर एक शब्द दिया गया इक्वलाइजेशन। इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन। डॉक्टर रमेश जी से मैं चाहूंगा कि कभी इक्वलाइजेशन पर, खाली इक्वलाइजेशन पर ही टॉपिक हो, क्योंकि दैट इज ए कॉम्प्लेक्स मैटर, बहुत ही गूढ़ विषय है और बहुत कैलकुलेशन होती हैं और उसमें बहुत चीजें समझनी पड़ती हैं। आप मोटा मोटा आज के लिए ये समझिए कि हस्बैंड की लगभग 50% की आमदनी की आप बता रहे हैं, आपका नाम उसमें था या आपका नाम नहीं था। अगर वाइफ के पास है, किसी के पास 50-50, किसी के पास भी, किसी भी पार्टनर के पास जो भी प्रॉपर्टी है उस पे दूसरे का 50% मोटा मोटा राइट है। साथ ही साथ यहां पर एक और कंसेप्ट है इक्वलाइजेशन के अलावा, मैट्रिमोनियल होम। जिस घर में हस्बैंड और वाइफ पति पत्नी के तरीके से एक दिन भी रहे और उनका ये डिक्लेयर्ड इंटेंशन था कि आज से ये हमारा घर है, हमारा, मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, हमारा घर, ये पति पत्नी का घर है, उसको मैट्रिमोनियल होम, मैट्रिमोनी मीन्स शादी, मैट्रिमोनियल होम, तो ये शादी का घर या उन दोनों का घर हो गया। अब ये किसी के भी नाम पर हो, खाली हस्बैंड के नाम पर हो, खाली वाइफ के नाम पर हो, दोनों का 50% राइट उसमें है। तो पर होता है कि हस्बैंड के नाम केवल प्रॉपर्टी है, मैट्रिमोनियल होम, वाइफ को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। She is ipso facto means by the fact of the law, legal fact, जो भी फैक्ट है, साथ ही साथ लीगल। तो de jure and de facto, de facto by fact, she being a wife, de jure by jurisprudence, लॉ की तरीके से वो उस पे राइट है। इसके अलावा ये केवल मैट्रिमोनियल होम पे है 50%, बाकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो इक्वलाइजेशन के उस पे होंगी, इसीलिए मैंने कहा मोटा मोटा 50% राइट। ये कैलकुलेशन होती हैं, साथ ही साथ चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, उसको स्पाउसल सपोर्ट श्रीमती जी को भी मिल सकता है, श्रीमान जी को भी मिल सकता है। श्रीमान जी को श्रीमती, मान लीजिए वाइफ की अच्छी नौकरी है और उसकी 2 लाख रुपए सालाना इनकम है, हस्बैंड की एवरेज इनकम है 50,000 रुपए सालाना इनकम है, तो 2 लाख श्रीमती जी की, 50,000 हस्बैंड की, 2 लाख पे 50,000 घट गए, 1.5 लाख बचे। 1.5 लाख जो बचा, डिपेंडिंग अपॉन द मैरिज, कितने साल मैरिज हो चुकी है। यदि मैरिज 5 साल से ज्यादा की है तो इसको मान लिया जाता है कि दोनों का इंटेंशन आपस में शादी करके एक तरीके से जिंदगी भर रहने का था। ये बात दूसरी की 5 साल बाद टूट रही है शादी, उसमें वाइफ को या हस्बैंड को वही राइट है कि जिस तरीके से वो शादी के समय में जो भी शान शौकत से या जो भी लग्जरी से या जो भी जिस तरीके से रह रहा था, उसकी भरपाई दूसरा पार्टनर उसको करे। ये नहीं कि बीवी के 2 लाख है और अगले की 40,000 है तो 40,000 वाला 40,000 रहे और 2 लाख वाली 2 लाख रहे। अगर सही में बीवी की, श्रीमती जी की या दूसरे पार्टनर की 2 लाख है और दूसरे पार्टनर की 40,000 है तो 1,50,000, 1,60,000 का फर्क हुआ, तो दूसरे पार्टनर को करीब 5,000 रुपए महीने, जिसकी 2 लाख रुपए इनकम है,
वो देनी पड़ेगी, स्पाउसल सपोर्ट। और ये स्पाउसल सपोर्ट उसको ताजिंदगी देना पड़ेगा जब तक कि दूसरा पार्टनर दूसरी शादी ना करे। तो आम बार होता है कि मुझे शादी की क्या जरूरत है, 5,000 रुपए तो मुझे मिल ही रहे हैं और मैंने अपनी व्यवस्था करी हुई है, शादी नहीं करते, रिलेशनशिप में हम अपना रहते हैं और 5,000 रुपए मिल रहे, मुझे भी काम करने की क्या जरूरत है। अजय जी, अगर उसकी अपनी आमदनी हो जाए 5,000 से ऊपर, इसीलिए मैंने 50,000 और 2 लाख की इनकम की बात कही कि 2 लाख रुपए श्रीमती जी की इनकम है और 40,000 रुपए या 50,000 रुपए श्रीमान की है। अगर दूसरे पार्टनर की कल, जिसे चेंज ऑफ फैक्ट्स कहते हैं, चेंज एप्लीकेशन होती है, एक एप्लीकेशन डाली जाती है कि आज तय हुआ कि श्रीमती जी श्रीमान को 5,000 रुपए महीने देंगी और 6 महीने बाद हुआ कि श्रीमान की 1.5 लाख रुपए की नौकरी लग गई, तो श्रीमती जी चेंज ऑफ द नेचर की एप्लीकेशन लगा सकती हैं कि भाई तब 2 लाख रुपए थी, इसकी 40,000 थी, आज मेरी 2 लाख है, आज इसकी 1,60,000 हो गई है, तो 40,000 रुपए का खाली डिफरेंस है, तो अब इसको केवल 1,500 रुपए मैं दूंगी। एंड शी राइट, ये स्पाउसल सपोर्ट हुआ। साथ ही साथ चाइल्ड बेनिफिट, जो भी बच्चे हैं, दोनों की जो भी इनकम है, बच्चे जिसके पास कस्टडी में है, कस्टडी 2 तरीके की होती है, एक सोल कस्टडी की, ये बेटा पिता के पास रहेगा, वाइफ का उसके ऊपर कोई असर नहीं है। एक होता है ज्वाइंट कस्टडी कि एक हफ्ते पिता के पास रहेगा, एक हफ्ते माता के पास रहेगा, या 15 दिन हस्बैंड के पास रहेगा, 15 दिन वाइफ के पास रहेगा, वो ज्वाइंट कस्टडी हो गई। साथ ही साथ सोल कस्टडी के साथ भी एक कंडीशन होती है, जैसे एक्सेस। हस्बैंड को या वाइफ को कस्टडी तो मिलती है, लेकिन वो 100% सोल कस्टडी नहीं होती है। उसमें वाइफ को या दूसरे पार्टनर को बच्चे से महीने में 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे मिलने का एक्सेस का राइट होता है, और हस्बैंड को या दूसरे जिसके पास भी सोल कस्टडी है, उसका दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि दूसरे पार्टनर के इस राइट को एग्जीक्यूट किया जाए और उसको एक्सेस प्रदान करी जाए। अब वो कितने घंटे की है, कितने दिन की है, ये कोर्ट डिसाइड करता है। तो चाइल्ड सपोर्ट के रूल्स हैं, नियम हैं, कायदे हैं। अगेन वो इक्वलाइजेशन के तरीके से कॉम्प्लेक्स मैटर है। चाइल्ड सपोर्ट साधारणतः 18 साल तक होता है, साधारणतः, लेकिन ये 22 साल तक भी रहता है। अगर बच्चा कॉलेज, डिप्लोमा या यूनिवर्सिटी डिग्री कर रहा है, तो 22 साल या उसकी फर्स्ट डिग्री या डिप्लोमा जो भी पहले खत्म हो, उस तक चाइल्ड सपोर्ट कि आज बेटा 21 साल का हो गया है, वो हम्बर कॉलेज में एडमिशन है या यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में उसका एडमिशन है, तो जब तक कि उसकी 4 साल की डिग्री या 3 साल की डिग्री, फर्स्ट डिग्री या डिप्लोमा जो भी है वो पूरा नहीं होता, या वो 22 साल का हो गया, अभी भी फेल हो गया था, देर से पढ़ाई कर रहा था, छोड़ दी थी, तो कंडीशन है 22 साल या पहली डिग्री या डिप्लोमा, विचसोएवर जो भी पहले समाप्त हो, तब तक चाइल्ड सपोर्ट देना पड़ेगा। इनके अलावा एक अलग एक्सपेंसेस भी होते हैं जिनको सेक्शन 7 एक्सपेंसेस कहते हैं, और कनाडा में दुर्भाग्य है, कनाडा का हमारा सबका दुर्भाग्य है कि वो बीमारी जो कि भारत में बीमारी नहीं है, लेकिन वो बीमारी कनाडा में है। मेरा बच्चा बोलता कम है, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है, मेरा बच्चा सुस्त है, मेरे बच्चे की जबान साफ नहीं है,
मेरा बच्चा दिन भर बैठा रहता है, तो इसको यहां पर उन्होंने एक अलग ही क्लासिफिकेशन दे दिया बच्चे को। और हो सकता है आप लोगों के ग्रैंड चाइल्ड, आप सब लोग 60, 70, 80 साल की उम्र के हैं, तो वो आपके बच्चे तो नहीं, लेकिन आपके बच्चों के बच्चे इस समस्या से गुजर रहे हैं। तो उसके सेक्शन, इसको बोलते हैं स्पेशल नीड। अब ये बच्चा कब बोलता है तो इसके लिए एक स्पेशल टीचर है, स्पेशल नीड। ये बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है तो बच्चे को हाइपर बोल दिया जाता है, इसके लिए एक टीचर है। ये बच्चा पढ़ता तो है लेकिन लिखता नहीं है, तो स्पेशल टीचर ये है कि जो टीचर बच्चे को बैठ के कॉपी में काम कराएगी। बच्चा दोस्तों से मिलता जुलता नहीं है, बच्चे के दोस्त नहीं है, बच्चा गुमसुम अपने आप बैठा रहता है। भारत में कितने बच्चे होते हैं? बच्चे इंट्रोवर्ट भी होते हैं, बच्चे उससे फोटो बचाते हैं, क्योंकि वहां पे माता पिता बच्चों पर ध्यान देते हैं, वहां पे टीचर बच्चों पे ध्यान देता है। यहाँ पे माता के पास अपने बॉयफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है, और बॉयफ्रेंड हस्बैंड के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है, और जो भी टाइम है तो वो बाहर का टाइम है, बच्चे को उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। ये बच्चे की गलती नहीं है, लेकिन उन बच्चों को यहाँ क्लासिफिकेशन दे रही स्पेशल नीड है। तो स्पेशल नीड के हिसाब से बच्चे की क्या स्पेशल, कि वकील ने मुझे ये समझाया और मैंने ये समझा, और मैं ये समझ कर दस्तखत कर रही हूं कि I have got whatsoever has been explained to me in the language, उस भाषा में मुझे समझाया गया जो भाषा मैं समझता हूं। जब ये सर्टिफिकेट लग जाता है तभी जज के पास फाइल जाती है, अन्यथा फाइल एक्सेप्ट नहीं होती। ये फैमिली लॉ के बारे में एक थोड़ा सा मैंने, अब आप लोगों के पास यदि प्रश्न हो किसी भी तरीके के, यू आर मोस्ट वेलकम, स्वागत है। मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं, मैंने पहले कह दिया था तो अच्छा ओके। फिर भी अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मैं 5 मिनट 10 मिनट में जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि ये फैमिली मैटर था। बाकी आप लोग और अध्यक्ष महोदय, हर एक के कोई ना कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने पहले कॉशियस कर दिया था, नो पर्सनल क्वेश्चन। अजय जी का जितना भी मैं धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि जब ये यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं कि मैं इस क्लब का मेंबर हूँ। वाकई ही ये हमारे क्लब के मेंबर हैं, चाहे ये हमारी रेगुलर मीटिंग अटेंड नहीं करते, लेकिन ये हमेशा ये कहते हैं कि भाई साहब मुझे ये बताओ कि मेरी नेक्स्ट मेंबरशिप कब ड्यू है, तो ही इज ऑलवेज अ मेंबर राइट फ्रॉम बिगनिंग। लेट अस गिव ए गुड अप्लॉज टू दिस स्पिरिट कि ये शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने इंडिया में 40 साल का लॉ पढ़ाया। आप जो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट कह रहे थे सेक्शन 30B, वहां पर उसमें